हेलो क्लास, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट यूनिट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक का मतलब होता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो हम एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आर्थिक समस्या। कि पहले देखते हैं कि आर्थिक समस्या होती क्या है, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो आवश्यकताओं की तुलना में साधनों की कमी या साधनों की सीमित मात्रा ही आर्थिक समस्या पैदा करती है। यह मुख्यतः इसलिए पैदा होती है क्योंकि सीमित साधन और इस सीमित साधनों के कई सारे अल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक प्रयोगों के आधार पर असीमित उद्देश्य पूरे करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। क्योंकि साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है और उन सभी साधनों के वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेटिव यूजर्स हैं, और इन्हीं अल्टरनेटिव यूजर्स होने के कारण साधनों का किस आवश्यकता में कितना यूज़ किया जाए और कैसे यूज़ किया जाए ताकि आपकी आवश्यकताएं भी पूरी हो सके और फ्यूचर में वो साधन बचे भी रहे, यही सबसे बड़ी समस्या है। और अब इसका नेक्स्ट है साधनों की किफ़ायत यानी कि इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेस। जो इकोनॉमिक के रिसोर्सेस है या फिर हम कह सकते हैं साधनों की किफ़ायतें क्या है, साधनों के किफ़ायती प्रयोग। देखो, हमने पहले पढ़ा कि साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है और साधनों के प्रयोग कई सारे हैं, वैकल्पिक है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि साधनों का प्रयोग किफ़ायती मतलब सही ढंग से कैसे इन साधनों को यूज़ करना है। जो हमारे पास साधन उपलब्ध है उनका सही ढंग से यूज़ करना, उत्तम प्रयोग करना, बेस्ट तरीके से यूज़ करना ही साधनों की किफ़ायत या इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेस कहलाता है। इसमें उपलब्ध साधनों के आदर्श प्रयोग द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसकी आवश्यकता साधनों की सीमितता के कारण पैदा हुई है। अगर साधन सीमित होते ना तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार इनका यूज़ कैसे करना है। साधन अगर असीमित मात्रा में हो तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कोई चीज़ लिमिट वैल्यू में है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका कैसे यूज़ किया जाए। नेक्स्ट इसमें बनता है हमारी आर्थिक समस्या आखिर पैदा क्यों होती है, क्यों पैदा होती है। तो आर्थिक समस्या कई कारणों से पैदा होती है, जैसे असीमित आवश्यकताएं, इंसान की चाहते आवश्यकताएं असीमित हैं और जो साधन है उसको पूरा करने के वो है लिमिटेड, सीमित। अब इन सीमित साधनों के वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेटिव यूजर्स हैं। सो ये रीज़न है पैदा होने के कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित है और उन सभी साधनों के जो प्रयोग हैं वो वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेटिव यूजर्स हैं, उनके कई सारे प्रयोग हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एक केंद्रीय समस्या यानी कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में। अभी तक हमने आर्थिक समस्या के बारे में देखा कि आर्थिक समस्या क्या होती है, क्यों पैदा होती है। अब हम पढ़ रहे हैं एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। यानी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं 3 होती है मेन। पहला, साधनों की यानी कि रिसोर्सेस के बंटवारे की समस्याएं कि क्या, कैसे तथा किसके लिए पैदा किया जाए। इसमें ये देखा जाता है साधनों के बंटवारे। देखो 3 पहले फिर देखते हैं। 3 में से पहला था साधनों के बंटवारे की समस्या, जिसमें ये देखा जाता है कि क्या पैदा करना है, कैसे करना है और किसके लिए पैदा करना है। नेक्स्ट है
साधनों के यानी कि जो रिसोर्सेस है हमारे पास, उन साधनों के कुशल प्रयोग की समस्या। पहले तो ये देखा कि साधनों का बंटवारा करना कैसे है, फिर दूसरा ये देखना है कि जो साधनों का जो प्रयोग है वो कुशलतम यानी कि एफिशिएंटली तरीके से किया जा सके। थर्ड है साधनों के विकास की समस्या, क्योंकि हमें पता है जो साधन है वो सीमित है, लिमिटेड है। अब किस तरीके से हम इन साधनों का विकास कर सकते हैं ताकि हमारी समस्याएं कम हो सके या ख़त्म हो सके। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है क्या पैदा किया जाए। उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जो समाज के लिए आवश्यक हो तथा समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताएं जिसे पूरी की जा सके। देश के कुल उत्पादन में उन वस्तुओं का मिश्रण होना चाहिए जिससे सामूहिक सामाजिक संतुष्टि अधिकतम प्राप्त हो। हमें उन्हीं चीज़ों को पैदा या उत्पादन उनका करना चाहिए। नेक्स्ट है कि उत्पादन कैसे पैदा किया जाए। तो वस्तु का उत्पादन श्रम प्रधान तकनीक यानी कि लेबर के ज़रिए या पूंजी प्रधान तकनीक यानी या फिर कैपिटल के ज़रिए। तो श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक के ज़रिए पैदा किया जाए। किसके ज़रिए पैदा किया जाए, उन दोनों में से हमें चुनाव करना पड़ेगा। किंतु तकनीक का चुनाव करते समय अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखना चाहिए। भारत जैसे श्रम प्रधान देश में श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए ताकि अधिकतर रोजगार प्रदान किया जा सके। क्योंकि भारत में लेबर ज़्यादा अवेलेबल है तो यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि कैपिटल या मशीनों की जगह पर लेबर यानी कि श्रमिकों को श्रम को ज़्यादा यूज़ किया जाए, श्रम प्रधान तकनीक को यूज़ किया जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। जितना श्रम प्रधान तकनीक का यूज़ करेंगे उतना ही लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, उनका जीवन का स्तर अच्छा होगा और इसका इकोनॉमिक पर भी इफेक्ट अच्छा ही पड़ेगा। उसके बाद हमने देखना है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इसका जवाब है उत्पादन केवल उन लोगों के लिए पैदा करना चाहिए जिनके पास क्रय शक्ति है, यानी कि जो उसको खरीद सके। अगर आप उन लोगों के लिए उत्पादन कर रहे हो जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है, तो फिर आपका प्रोडक्ट वेस्ट जाएगा, रिसोर्सेज जो उस पर लगे हैं वो भी वेस्ट चले जाएंगे। तो इस प्रकार यह समस्या आय के वितरण से संबंधित है, यानी कि ये इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे साधनों के कुशल प्रयोग। जो हमने अभी क्या पैदा किया जाए, कैसे पैदा किया जाए और किसके लिए पैदा किया जाए, ये सब तीनों चीज़ें आ जाती है साधनों के बंटवारे की समस्या में। अब हम नेक्स्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं जो कि क्या है, साधनों के कुशल प्रयोग। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि साधनों का व्यर्थ प्रयोग नहीं होना चाहिए। कुशल प्रयोग यानी कि एफिशिएंटली यूज़ का मतलब यही होता है कि साधनों को बेस्ट तरीके से यूज़ किया जाए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एफिशिएंटली मीन्स कम लागत में ज़्यादा का। सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्रदान करना चाहिए। साधनों के विकास की समस्या। साधनों के विकास की समस्या को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि साधनों के लिए खोज कार्य करते रहना चाहिए तथा इनके वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेटिव प्रयोगों के लिए नए नए तरीके, नए नए ढंग ढूंढने चाहिए ताकि साधनों का विकास किया जा सके। क्योंकि साधन सीमित है इसलिए हमें नए साधनों की खोज भी करनी चाहिए और जो साधन अवेलेबल है उनके कई अल्टरनेटिव यूजेस भी देखने चाहिए कि उनको किस नए तरीके से यूज़ करे ताकि वो कम यूज़ हो और काम भी हो जाए। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो कि बनता है उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या कहते हैं।
कि उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा ग्राफिक चित्र है या एक ग्राफिक ऐसा प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन है जो दिए गए साधनों तथा उत्पादन की प्रोडक्शन की तकनीक के आधार पर विभिन्न संभावनाएं प्रकट करता है। इसमें यह मान्यता ली जाती है कि उत्पादकीय साधन दिए गए हैं, जो उत्पादन के साधन है वो आपको दिए गए हैं। अब उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो उत्पादन संभावना वक्र है ये आपको एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन या ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है जो उत्पादन की विभिन्न कंडीशन में विभिन्न संभावनाओं को, विभिन्न पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है कि, और इसमें ये माना जाता है कि जो आपके पास जो उत्पादन के साधन है वो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जो टेक्निक है उत्पादन को पैदा करने की जो तकनीक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन ना हो तो उत्पादन के जो साधन है उनके ज़रिए आप किसका उत्पादन ज़्यादा करोगे। इसमें 2 या 3 प्रोडक्ट लिए जाते हैं और उन 3 प्रोडक्टों को पैदा करने के लिए, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज सेम अवेलेबल है, उतने ही अवेलेबल हैं, ठीक है, आपने ये देखना है कि किसको ज़्यादा बढ़ाना है, किसको और कम करना है। इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल उत्पादन संभावना वक्र क्या था, जो उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को ग्राफिक प्रस्तुतिकरण उसका शो करता है। उत्पादन संभावनाओं जो वक्र है इसकी मुख्य विशेषता यानी कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपीसी, यानी कि पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसकी विशेषता क्या है। फर्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी नीचे की ओर दाएं और इसकी ढलान होती है। जो इसका कर्व होता है वो नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर आता है, ढलान इस तरीके से बनती है, ऐसे करके बनती है। उसके बाद सेकंड है पीपीसी सदा मूल नतोदर होता है, यानी कि कनकेव टू दी ओरिजिन, इसका जो मूल बिंदु होता है नतोदर की ओर होता है। थर्ड है पीपीसी का दाईं ओर परिवर्तन करना साधनों का विकास प्रकट करता है। जो इस दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर इसका जो झुकाव होता है ये शो करता है कि साधनों का विकास हो रहा है। लास्ट के 2 टॉपिक चैप्टर में रह जाते हैं। फर्स्ट है अवसर लागत, सेकंड है सीमांत अवसर लागत। तो अवसर लागत के बारे में आइए समझते हैं। अवसर लागत जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, तो ये कहते हैं कि एक वस्तु को पैदा करने की दूसरी वस्तु के रूप में लागत अवसर लागत कहलाती है। इसे किसी वस्तु के अगले उत्तम अल्टरनेटिव वैकल्पिक उत्पादन की लागत भी कहा जा सकता है। तो अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम ये देखते हैं कि बेस्ट वन को चुनने के लिए जो हमने बेस्ट सेकंड के लिए जितना सेक्रीफाइस करा, यानी कि बेस्ट वन ऑप्शन को चुनने के लिए बेस्ट सेकंड को जो हमने सेक्रीफाइस करा, जो छोड़ा, उसकी जो लागत है वही कहलाती है अवसर लागत। नेक्स्ट आता है सीमांत अवसर लागत यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है, तो उत्पादन संभावना वक्र पर एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत उसकी एक इकाई पैदा करने के लिए दूसरी वस्तु की त्याग की जाने वाली मात्रा ही कहलाती है सीमांत अवसर लागत। मतलब एक इकाई को पैदा करने के लिए दूसरी इकाई की कितनी मात्रा को आपने छोड़ा, यानी अगर गेहूं की खेती को करने के लिए या गेहूं की खेती को बढ़ाने के लिए चावल की कितनी खेती को आपने कम करा, वही कहलाती है सीमांत अवसर लागत। और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक चैप्टर के बारे में ओवरऑल स्टडी करा है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।